गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या आपने एक बात का जिक्र किया है कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। आज हम 2020 में है, यानी देखा जाए तो इस बात को 73 इयर्स हो गए। 73 इयर्स में 5% ऑफ द प्रॉपर्टीज इन बॉम्बे उसका कन्वेंस नहीं हुआ है। आज 1 रुपये का फोन कॉल होता है तो उसके लिए भी ट्राई जैसी अच्छी अथॉरिटी है और वो एकदम अच्छी तरह से उसका देखभाल करती है। 73 इयर्स के इतिहास में ढेर सारे फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के आए, ढेर सारे चीफ मिनिस्टर आए। सवाल ये है कि उन लोग ने क्या किया। आपको ताज्जुब लगेगा कि अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो है हर सीएम ने खुद के पास रखा और कुछ काम नहीं किया, हार्डली वर्थ मेंशनिंग जैसा करे। प्रॉपर्टी के लॉस है, उसमें इतनी गलतियां होती आ रही है, उसके मिसाल पे जितना बोले उतना कम है। पहले के जमाने में फ्लैट जो है उसमें एरिया भी नहीं लिखा जाता। आज की डेट में कानून कहता है कि बिल्टअप एरिया जो है, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बिल्टअप एरिया पे लेनी है। कानून कहता है कि कारपेट एरिया लिखना चाहिए। दोस्तों, 73 इयर्स के बाद में भी हमारे इंटेलिजेंट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ये नहीं मालूम कि कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया का रेशियो जो है वो सेम नहीं होता। हर बिल्डिंग का कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया जो है उसका रेशियो अलग रहता है। कारपेट एरिया हमेशा फिक्स रहता है, पर बिल्टअप एरिया जो है बिल्डिंग से बिल्डिंग, प्रति बिल्डिंग का वेरी होगा। एक ही बिल्डर बांधेगा 2 बिल्डिंग तो उसका भी वेरिएबल होगा। उसकी वजह क्यों है? बिकॉज बिल्टअप एरिया इज लिंक्ड टू द प्लॉट। कारपेट एरिया है वो बच्चा भी मेजर कर सकता है। हमने रिपीटेडली स्टैम्प अथॉरिटीज को कहा है कि आप जो भी रेट लेते हो उसमें 20% ऐड कर दो और कारपेट एरिया पे ले लो। कारपेट एरिया सबको मालूम है पर बिल्टअप एरिया मालूम नहीं है। आपको ताज्जुब लगेगा कि जहां तक बिल्टअप एरिया का सवाल है, बिल्टअप एरिया का सवाल है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नोट ऊपर कि हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया था कि हम लोग जो है रेडी रेकनर के मुताबिक नहीं जाए। 1993 में 28 नंबर की पिटीशन डाली गई थी, जो रिट पिटीशन 550 ऑफ 1990 में किया था। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है? आई जस्ट कम टू द रेलेवेंट सेंटेंस। In view of the statement made by Shri P.B. Varale, learned government leader, appearing for respondent number 1 and 2, that the government will not use ready reckoner for calculating stamp duty. No further orders are necessary in the contempt petition. अब आप मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा बिल्डिंग आ गया, स्टैम्प ड्यूटी की कौन सी मैटर है जिसमें रेडी रेकनर का इस्तेमाल नहीं किया गया है? जब गवर्नमेंट का जो कैजुअल अप्रोच है वो बहुत ही दुख कारक है। एग्रीमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी भी लेने की बारी आई वो 1990 में उन लोग ने स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर बनाया। 1985 में स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी आई, तो 1981 में जो 47 1980 को मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट आया। तो 47 1980 से लेके 1990 जब तक तुम्हारा रेडी रेकनर ना आया तो आप लोगों ने वैल्यूएशन कैसे किया? तो ये भी एक सवाल है जिसका इन लोग के पास 70 mm का स्माइल के अलावा कोई जवाब नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ इतना सिंपल होना चाहिए कि 1 मिनट में सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी तो ऐसी चीज है कि एक मधुमक्खी जो है ना, पुराने जमाने में कहा गया था मधुमक्खी को टैक्स कैसे लेना चाहिए। राजा को उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बताया था कि जिस तरह से मधुमक्खी फूल है, फूल की खुशबू को ना बिगाड़ते हुए एक आसान तरीके से मध निकाल लेती है, उसी तरह से गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए ताकि देने वाले को भी तकलीफ ना गिरे और लेने वाले को भी रिजनेबल पैसा मिल जाए। पर अनफॉर्चुनेटली मधुमक्खी के डंक की माफी गवर्नमेंट पैसा ले रही है। उसका ताजा दाखला है ये कोविड। इतने प्रॉब्लम्स आए, स्टैम्प ड्यूटी में भी कोई कमी नहीं आई,
प्रॉपर्टी टैक्स जो है गवर्नमेंट का, उसमें भी कोई कमी नहीं है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग 25% लेस करते हैं, जबकि सबको मालूम है ये प्रॉब्लमेटिक है। जहां तक रेडी रेकनर का दाम की बात है, तो सबको, बच्चे को भी मालूम है कि कोविड आने से ढेर सारा वैल्यू कम हो गया है, पर गवर्नमेंट बोलती है नहीं, क्योंकि उनको है ना टारगेट दी है ऑफिसर्स को, और जब ऑफिसर को टारगेट मिलते हैं तो उसको कोई परवाह नहीं है पब्लिक को कितनी परेशानी होती है, रियलिस्टिक क्या है। उनको तो ब्यूरोक्रेट्स की खुश नसीब में उनको रहना है, इसलिए उन लोग ये सब चीज को इम्पोर्टेंस देते नहीं है। अभी अपन आते हैं कंज्यूमर के टॉपिक पे। अगर बिल्डर फ्लैट आपके नाम पे देता है, उस वक्त उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी की आपकी सोसाइटी को नहीं दिया है, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं? एक है कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में। दूसरा रास्ता है डीम कन्वेंस में जाओ। हमारे दोस्त रमेश प्रभु जी ने बहुत मेहनत की है डीम कन्वेंस में, और उसमें काफी जन को जल्दी से मिल गया है। मेरी राय में जो बिल्डिंग को तुरंत ही रिडेवलपमेंट में जाना है उसको डीम कन्वेंस में जावे, क्योंकि मजबूरी है। पर जिस सोसाइटी डीम कन्वेंस में रिडेवलपमेंट में नहीं जाना चाहती है और जिसके पास थोड़ा टाइम हो 2-3 साल का, तो उसे 101% कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना चाहिए। एक सवाल आप पूछेंगे, जब आप खुद बोलते हो कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है कंज्यूमर में, फिर आप इसकी तारीफ क्यों करते हो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए? उसकी वजह यह है कि कंज्यूमर कोर्ट में आपको अलग अलग विंडोज में नहीं जाना है। डीम कन्वेंस में पहले डीडीआर के पास जाना है, उसके बाद में सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, उसके बाद में सीटीएस प्रॉपर्टी कार्ड के लिए सर्वे ऑफिस में जाना है, उसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स बिल और वाटर बिल के लिए जाना है। यानी आपको 4 विंडोज में जाना है। आपको ताज्जुब लगेगा कि कन्वेंस के डॉक्यूमेंट में आपको साइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि ये जिम्मेदारी जो है वो सेलर की है, वो लीगल एंटिटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके देवे। इसलिए कई बार बिल्डर के सॉलिसिटर कहते हैं ये ड्राफ्ट करना है, वो करना है, वो चीज में जाने का ही नहीं, हमको कुछ जानना नहीं है, तू हमको कन्वेंस करके दे। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का भी जजमेंट है। अगर तूने कुछ गलती की है तो वापस डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन करके तेरी गलती सुधार, हमको इन्वॉल्व मत कर। बिल्डर जब प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हमारे ही इज अ पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, और उसके लिए उसके पास सबके स्टैम्प ड्यूटी के पेपर्स है, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स है। कानून कहता है कि 1 साल के अंदर कन्वेंस, 4 महीने के अंदर कन्वेंस करना है। कानून ये भी कहता है कि 1 साल तक आप फ्लैट ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी 4 महीने के अंदर आपके पास कोई ट्रांसफर का पावर ही नहीं दिया गया है। इसलिए बिल्डर के पास सारे पेपर्स है, तो उसे फ्लैट परचेजर के पास या सोसाइटी के पास वापस आने की जरूरत नहीं है कन्वेंस करने के लिए। और मान लो कोई फ्लैट बिक भी गया है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो सर्च लेके उधर से उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। अभी अपन आते हैं व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर कंज्यूमर कोर्ट। एक सिंपल नोटिस देनी है। मैं मेरे इतने सारे केसेस में मैं स्टैम्प ड्यूटी की कॉपीज भी नहीं देता हूँ बिल्डर को कोर्ट में। क्यों? मैं क्यों दूं? तेरे पास तो है, तेरे को देने की जरूरत क्या है? अगर तेरे पास नहीं है तो जा तू सर्च ले प्रॉपर्टी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तेरे को सब उधर मिलेगा। और फिर भी तेरे को कुछ दिक्कत आती है तो बता मेरे को, तेरे कितने फ्लैट बेचे, कितने के तेरे पास है, कितने के नहीं है, और उसके बाद में सोचेंगे। Conveyance has to be given in favor of the legal entity, that is the cooperative society. So you don't require other member signature or most of the information, nothing is required. मैंने फ्लैट का पैसा दिया, मेरा रोल खत्म, मेरे को और कुछ नहीं करना है। जितना पेपर्स चाहिए तू कहाँ से ला, that is not my concern. हाँ, if you are coming in a cooperative way, I will support you. You come to my office, meet my manager and take whatever papers I have got in the society. We will definitely support you if you are coming with a positive approach. कंज्यूमर कोर्ट में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू क्रोर्स में रहती है, और कंज्यूमर कोर्ट के लॉस के मुताबिक द एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ऑब्वियसली आज की डेट में थोड़े भी फ्लैट होते हैं तो क्रोर्स में ही प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है, और क्रोर्स में प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है, इसलिए स्टेट में नेशनल कमीशन में केस जाता है।
1 करोड़ और उसके ऊपर जो है वो नेशनल कमीशन में जाता है। अभी उसकी लिमिट बढ़ने वाली है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो 1 करोड़ के ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांजेक्शन है वो जो है वो स्टेट वे नेशनल कमीशन में जाता है। अभी नया जो लॉ आएगा उसमें 10 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो नेशनल कमीशन में जाएगी। એટલે बाय एंड लार्ज अपन देखे तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज की आज की डेट में वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर है, और आज की डेट में सबको नेशनल कमीशन में जाना पड़ता है। नेशनल कमीशन में जाने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि वहाँ के जजेस है ना, दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन्स, दे नो द इम्प्लीकेशंस। और जो चीफ जस्टिस रहते हैं नेशनल कमीशन का, ही इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इसलिए यू कैन नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस देयर, यू हैव टू बी प्रिसाइज टू द लॉ पॉइंट एंड यू हैव टू टॉक ओनली लॉ, नो टाइम पास, नो वेक टॉक्स, नथिंग। वो बिल्डर को एक ही बोलता है कि तूने पैसा लिया तो तूने कन्वेंस क्यों नहीं किया है। और मजे की बात इसमें क्या है, आपको प्रॉपर्टी कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, वाटर चार्जेस बिल सब मिलता है। आप जब क्लेम करते हैं तो इनवेरिएबली मैंने देखा है, आप लोग क्या देखते हो कि मेरे को कन्वेंस मिलना चाहिए। मेरी राय में कन्वेंस इज अ बाई प्रोडक्ट, उसको तो इंपॉर्टेंस भी नहीं देने का अपने को। इफ यू लुक एट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, सेक्शन 11 ऑफ द महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, वो कहता है कि प्रमोटर टू कन्वे टाइटल एक्सेट्रा वर्ड्स है ना, वेरी रेयरली यू विल फाइंड इट इन एनी डेफिनेशन। यानी अभी मैं थोड़ा आपका वक्त लेता हूं। एग्रीमेंट जब भी बनता है तो गवर्नमेंट ने एक पहले प्रिस्क्राइब फॉर्म किया था मॉडल एग्रीमेंट, रेरा में भी मॉडल एग्रीमेंट है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना, दैट हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द चेन ऑफ एग्रीमेंट्स। यानी समझो बिल्डर ए ने माल बिल्डर बी को बेचा, बिल्डर बी ने माल बिल्डर सी को बेचा, और बिल्डर सी के साथ फ्लैट परचेजर्स का सौदा हुआ। प्रॉपर्टी कार्ड में नाम समझो ए का है, ए बी सी और फ्लैट परचेजर, ये सबको कंफर्मिंग पार्टी के रूप में वो सब बिल्डर्स को आना चाहिए, और बाद में एग्रीमेंट उसको फ्लैट परचेजर के साथ करना चाहिए। तो पहला बिल्डर का व्यायाम इधर ही शुरू होता है, बिकॉज सेक्शन 11 सेज प्रमोटर टू कन्वे द टाइटल एक्सेट्रा। नोट 1 में कहा जाता है ये सारे क्लॉसेस कंपलसरी क्लॉज है। नोट 2 में कहता है कि ये जो सारे है वो सारे को पार्टी यू हैव टू मेक देम इन एन एग्रीमेंट। और बिल्डर को डर रहता है कि अगर वो आगे वाले पार्टीज को कंफर्मिंग पार्टी बनाएगा और कल कुछ झगड़ा होएगा तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा ही नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टिव होगा। इसलिए आमतौर पे वो सब लोग को बिल्डर कभी भी कंफर्मिंग पार्टी बनाता नहीं है। तो इसको आप आपके फायदे में कैसे ले सकते हो? आपको यही कहना है कि मैंने फ्लैट लिया था 3 करोड़ का, 3 करोड़ की मैंने जब ड्यूटी भरी थी 15 लाख रुपए, आज वो प्रॉपर्टी हो गई 5 करोड़, मेरा एग्रीमेंट तो डिफेक्टिव है। तो 3 करोड़ का भी जो 5 करोड़ का वैल्यू है उसमें तो सारे एग्रीमेंट मेरे को साइन करके उसको लोग को पार्टी बना के दे और वापस स्टैंप ड्यूटी भर, यानी 5 करोड़ की 5% पकड़े तो 25 लाख होती है, और कितने फ्लैट है वो आप गिनो। तो ये एंगल से जब आप फाइट करते हो तो बिल्डर को तो मालूम है कि अगर जितना बड़ा झगड़ा होगा उसमें उसकी इतनी लायबिलिटी आएगी। अभी समझो 20-25-50 फ्लैट रहेंगे तो आप गिन लो। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो मालूम नहीं कितना कैलकुलेशन आता है, पर वो कैलकुलेशन उतना जरूर होता है कि बिल्डर का बीपी हाई होता है। और मजे की बात है आपको कुछ घुमाना ही नहीं है इसमें। ये हुई बात नोट 2 नंबर क्लॉज की। नोट नंबर 1 क्या कहता है कि देयर आर सर्टेन क्लॉसेस व्हिच आर कंपलसरी इन नेचर, यानी उसमें एक क्लॉज ये है फ्लैट नंबर 2 और क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है कि समझो मैंने एक फ्लैट परचेस किया, मैंने उसका 2 करोड़ रुपया दिया, तो मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है, उसमें से एक अमाउंट समझो 5 लाख का अमाउंट है, वो अमाउंट कॉमन एरियाज का दिया है। आज मैं मेरे फ्लैट में समझो मेरा 201 नंबर का फ्लैट है, तो मैं बिल्डिंग में आऊंगा, स्टेयरकेस यूज करूंगा, लिफ्ट यूज करूंगा, स्टिल्ट का एरिया यूज करूंगा। तो ये सारे जो एरियाज है कॉमन एरियाज एंड एमिनिटीज, वो सारा का पैसा सारे लोग ने दिया है। दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। दिस इज द रीजन व्हाई महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट सेज दैट अ बिल्डर कैन ओनली सेल अ फ्लैट एंड फ्लैट इज डिफाइंड एज अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसेस। आप ओपन पार्किंग देखोगे, स्टिल पार्किंग देखोगे, ओपन टेरेस देखोगे, गार्डन एरिया देखोगे, तो दे आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसेस, दे आर ऑल ओपन टू स्काई।
इसलिए आपको एक चीज बहुत ही जरूरी जाननी है कि बिल्डर को थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करने का कोई राइट नहीं है ऐसी कॉमन एरियाज में। और इसका रीजन क्या है, थोड़े वक्त के बाद में बिल्डर को जो है कन्वेंस एक्सिक्यूट करना है, एंड इफ ऑलरेडी अ राइट इज क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, इट अमाउंट्स टू चीटिंग, और वो करने पे उसको क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। आपको जान को ताज्जुब लगेगा, तो आदि गोदरेज जैसे ऑफिसर, जैसे सीनियर मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पे चीटिंग का केस ऑलरेडी ये विक्रोली कोर्ट से लेके सेशंस कोर्ट और अभी हाई कोर्ट में गया है। सेशंस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने उनको कन्विक्ट करके वो डायरेक्शन दे दिए कि सेशंस कोर्ट ने कि इस पे ऑफेंस लगाओ और केस चालू करो। गोदरेज वेंट टू हाई कोर्ट और वो ऑर्डर पे भी स्टे लाए हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम दैट विल कम, बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर, फॉर सेल ऑफ अ ओपन पार्किंग इंडस्ट्रियल आदि गोदरेज जैसे पे क्रिमिनल केस चालू है। वो कोई भी चाहे तो उसको उसके पेपर्स मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है ये। इसलिए ओपन पार्किंग, स्टिल्ड पार्किंग, इस सब का आपको कोई फिक्र करना ही नहीं है। बिल्डर आपके साथ जब भी बात करेगा तभी वो कहेगा देखो अब आपका एग्रीमेंट पढ़ गया हो, एग्रीमेंट का ये नंबर का क्लॉज कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुमने तुम्हारे हाथ बांध दिए है। एग्रीमेंट जो है दैट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और स्टैट्यूट जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने आपको 2 नंबर का क्लॉज का एग्जांपल दिया कि ओपन स्पेस का इतना पैसा दिया, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसमें एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई एग्रीमेंट में आप देखोगे चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए या रेरा के लिए कि तुम आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, वो सबको कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट, रेरा इज एन एडिशनल रेमेडी। इसलिए आपको राइट है, यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ दिस कोर्ट इन स्पाइट ऑफ द वेरियस क्लॉसेस बीइंग मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। इसमें दूसरा एक क्लॉज ये है 4 नंबर का क्लॉज में कि बिल्डर हैज टू डिक्लेयर द एफएसआई कितनी है। आप जब फ्लैट लेते हो उसमें फर्स्ट पेमेंट जब भी किया गया है, आई एम सेइंग व्हेन टोकन अमाउंट दिया है, तो मेरी आप सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी बिल्डर के साथ WWF फाइट करने का सोचते हो तो आपको अच्छी तरह से फाइट करनी है, तो पहला काम करो RTI में एक एप्लीकेशन डालो और वो प्लान की कॉपी निकालो फर्स्ट फ्लैट कभी फर्स्ट टोकन देने के वक्त। तो वो फर्स्ट एग्रीमेंट का जो टोकन पेमेंट किया है तो उस वक्त के प्लान निकालो। बिल्डर कानून के नजरिए से जब तक वो परमिशन नहीं लाता है तब तक उसको फ्लैट बेचने का परमिशन ही नहीं है, और इसलिए कई बार बिल्डर सॉफ्ट लॉन्च करते हैं विच इज इलीगल, इट इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्शन ऑन द बिल्डर। ही डज नॉट हैव एनी राइट टू सेल अ प्रॉपर्टी अनलेस ही गेट्स द प्लान्स सबमिटेड टू द कॉर्पोरेशन। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लाया, IOD नहीं लाया तब तक, IOD नहीं लाता है तब तक। इसलिए बिल्डर की बात में कभी नहीं आने का, ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉ विथ हिम। और उसके साथ बात भी कैसे करने की, लॉ के पॉइंट में सबसे पहला तो आप कभी भी बात करते हो उससे, उसको तुरंत उसको ईमेल भेजो कि हमारी ये बात हुई थी, बिकॉज बिल्डर्स जो है ना खुद की साइड से जल्दी राइटिंग नहीं देते। ईमेल भेजो, ये बात हुई थी, आप कंफर्म करो, और अगर कंफर्म नहीं करो वी विल प्रिज्यूम दैट इट इज कंफर्म फ्रॉम योर साइड। इस तरह से रेगुलर मेल का बॉम्बार्डिंग आपका होना ही चाहिए। बिल्डर को ऑफिशियली बोले कि हमको तेरे डायरेक्टर्स में से किसके साथ बात करनी है, हमको लल्लू पंजू लोग से बात करनी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर अथॉरिटी टू देम, एंड इफ यू आर गिविंग एनी अथॉरिटी प्लीज गिव अस अ कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन दैट व्हाटएवर दे आर मेकिंग अ कमिटमेंट, दैट कमिटमेंट इज बाइंडिंग ऑन यू। ये आप इस तरह से लैंग्वेज में बात करोगे ना तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो मैंने बताया कि बैलेंस जो क्लॉज नंबर 4 है, जब पहला पेमेंट किया जाता है बिल्डर को, टोकन पेमेंट, आई एम नॉट सेइंग द फुल पेमेंट, उस दिन जितनी FSI TDR राइट्स है उतना ही उसको बेचने का अधिकार है। और कंज्यूमर कोर्ट में मजे की बात क्या है, आप 1 रुपए का क्लेम करो या 10,000 रुपए का क्लेम करो, 5,000 रुपया ही कोर्ट फी है मैक्सिमम। इसलिए 5,000 रुपया में आपको 10,000 करोड़ का भी क्लेम डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव रीजनेबल जस्टिफिकेशन। रीजनेबल जस्टिफिकेशन में स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट डालो, आप उनके ये फ्लैट का FSI TDR का है वो वैल्यूज डालो, ये स्टैम्प ड्यूटी इंडिविजुअल फ्लैट की डाला है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सब का अमाउंट डालो जितना पैसा आपने डाला है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि वॉर इज नॉट वन ऑन द डे द रिजल्ट इज अनाउंस्ड।
War in all probability can be won on the day you are issuing the notice and the notice is received by the other party, because कोई भी आदमी being a prudent businessman, he will always weigh profit and the loss. और उस जो जब देखता है कि मेरा लॉस ज्यादा होने वाला है तो बेटर है, सही बात क्या है गलत बात क्या है वो बाद में की बात है, पर ये स्टेज पे ही वो आता है. मैं आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माइंड. हम लोग ने आईसीसी प्रोजेक्ट है अपना मनोश्री वाटिया का, वी हैड फाइल्ड अ केस इन नेशनल कमीशन, और मैंने क्या किया था, इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैड मेड बीएमसी अ पार्टी. अभी बीएम जब कंस्ट्रक्शन चालू होता है ना तो ऑफ एंड ऑन वो प्लान की कॉपीज रेगुलरली चाहते हैं, अपने को जरूरत रहती है, परमिशंस की उन लोग को रहती है. बीइंग बीएमसी अ पार्टी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई वुड से देयर वाज सो मच प्रेशर ऑन द बिल्डर. ऑफ कोर्स मेरे क्लाइंट को हेल्थ के इश्यूज भी थी, और हेल्थ के इश्यू पे उसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं तुमसे, और उसको पूरा पेमेंट इमीडिएटली जैसा केस फाइल किया था उसके 4-5 हियरिंग में हमको मिल गया था. केस का एडमिशन भी नहीं हुआ था. मेरा कहने का मतलब क्या है, लिटिगेशन में जाते तो एक कोर्ट के बाद में दूसरी कोर्ट आती है, दूसरी कोर्ट के बाद में चौथी कोर्ट आती है, पर नेशनल कमीशन में जब आप केस डालते हो तो बाद में एक ही कोर्ट बचती है और वो सुप्रीम कोर्ट है. एंड आई कैन टेल यू, आप जानकार लोग से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 100 केस जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से स्मॉल परसेंटेज ऑफ दोस केसेस आर एडमिटेड. रेस्ट ऑफ द केसेस आर नॉर्मली रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द नो ऑफ द हाउस. जो लॉयर्स लोग प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट साइड, और जो लोग को इसका लॉ का नॉलेज है, दे विल एग्री विथ माय दिस पर्टिकुलर व्यूज. इसलिए नेशनल कमीशन में आप जाते हो तो सारी प्रॉब्लम्स उसको एक साथ में फंसा देते हो, और वो सारे प्रॉब्लम्स को उसको एक ही सॉल्यूशन देना है. आपको स्टैम्प ड्यूटी का इंक्रीज ऑफ मनी जो होता है वो भी मांगने का अधिकार है. रजिस्ट्रेशन फी को अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 30,000 रुपीज है. आप लोग को शायद मालूम नहीं रहेगा, बीच में एक सर्कुलर आया था कि रजिस्ट्रेशन फी शुड बी कलेक्टेड एट 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. यानी समझो 2 करोड़ का फ्लैट है तो 2 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फी होती है, और वो जो है जितने फ्लैट परचेजर वो सब पे आएगी. तो उसको बाद में वो सर्कुलर को रेवेन्यू मिनिस्टर ने स्टे दिया था, और इसलिए मैटर इज इन अ लिम्बो. पर अपने को मालूम नहीं है कभी भी स्टे दिया हुआ है तो वो स्टे कंफर्म ही होगा या वो फाइनली उसका क्या आउटकम रहेगा. इसलिए मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोर्ट में केस डालते हो तो रजिस्ट्रेशन फी का पैसा भी आपको सबका मांगना है, बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड हाउ द फाइनेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम. अभी बिल्डर्स के बारे में मैं आपको यही बताऊं कि जो कोर्ट का जो है, कोर्ट का अप्रोच, that is very much in favor of, I would say, the flat purchasers and in support of them, because judges लोग ने भी कई बार देखा हुआ है कि किस तरह से बिल्डर्स फ्लैट परचेजर को फंसाते हैं. आप लोग ये भी जानते हो कि कई बार जो है फ्लैट परचेजर से फ्लैट परचेज किया है तो उन लोग जब जजेस खुद के घर पे जाते हैं, खुद के सर्कल में मिलते हैं, तो वहां पे उन लोग को जानने को मिलता है कि किस तरह से फ्लैट परचेजर्स को फंसाया जा रहा है. और उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस उसका मालूम ही है. Though the municipal laws permit deviations from sanctioned construction being regularized by compounding, but that is by way of exception. Unfortunately, the exception with the lapse of time and frequent exercise of the discretionary power confirmed by such exception has become the rule. Only such deviation deserves to be condoned as are bona fide or are attributable to some misunderstanding, or are such deviations as where the benefit gained by demolition would be far less than the disadvantages suffered. Other than these deliberation, deviations do not deserve to be condoned and compounded. Compounding of deviations ought to be kept at a bare minimum. अभी interesting बात अभी शुरू होती है. The cases of professional builders stand on a different footing from the individual constructing his own building. A professional builder is supposed to understand the laws better, and deviation by such builder can safely be assumed to be deliberate and done with the intention of earning profits, and hence deserve to be dealt with strongly so as to act as a deterrent for future. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक आम आदमी बिल्डिंग बांधता है
तो उससे गलती हो सकती है, पर जब बिल्डर मानता है उसको तो सब कुछ मालूम है। अभी जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सेंटेंस, इट इज कॉमन नॉलेज दैट द बिल्डर्स एंटर इनटू अंडरहैंड डीलिंग्स, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि बिल्डर 2 नंबर के कामकाज करते हैं, और जहां सिर्फ पता ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट खुद के जजमेंट में ये लिखता है, be that as it may, the state government should think of levying hefty penalties on such builders and therefrom develop a welfare fund which can be utilized for compensating and rehabilitating such innocent or unwary buyers who are displaced on account of demolition of illegal construction. आज बिल्डर्स लॉबी इतनी पावरफुल है कि इतना सुप्रीम कोर्ट का इस तरह क्या है, 1999 का जजमेंट 2004 में आया है, पर आज तक भी उन लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ये जो आया है उसके बाद में भी इन लोग ने ये हुआ नहीं है। या एज आई वाज टेलिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इतना कहने के बावजूद भी इतना आया नहीं है। अभी आई विल कम टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया है। इन प्रिंसिपल एवरीथिंग इज डन, एक्ट भी आ गया है, रूल्स भी अनऑफिशियली बाहर आ चुके हैं, बट दे आर नॉट पब्लिश्ड इट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 करके ऑलरेडी एक्ट तो बाहर आ चुका है, रूल्स अभी एनी मोमेंट दे आर गोइंग टू रेगुलराइज। अभी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अपन प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल ये कहता है कि इट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इन अ बेटर मैनर, यानी ये एक्ट जो 9 अगस्त 2019 को आया है, एक्ट आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि रूल्स नहीं बने हैं। तो उसका फर्स्ट प्रियम्बल ही कहता है कि इसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और ये इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। मैं थोड़ा अभी फास्ट जाऊंगा बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट एक्ट। इसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 कहता है एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और ए रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन एडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सर्विस प्रोवाइडर को भी उसमें ले लिया है, यानी कि समझो मैं बिल्डर हूँ, मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मेरा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मैंने मैजिक ब्रिक किया, ऐसा कोई भी कंपनी को मैंने दिया तो उसको भी इसके ये ले लेंगे। बाद में दूसरा एग्जांपल है सर्विस प्रोवाइडर का 6 सब क्लॉज 4 में, अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस ऑफ द प्राइस, यानी आज मैं पानी का एक बोतल लेता हूँ बिसलेरी का, तो उसके ज्यादा पैसे लिखे होते हैं प्राइस से, वाटर बोतल के जो कॉमन होता है, कोल्ड ड्रिंक के कॉमन होते हैं, तो उसमें भी वो बिल्डर और सॉरी द होटल पर्सन विल बी लायबल, ये सबको भी इसमें आ गए। ये सर्विस प्रोवाइडर एंड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस दैट इज अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। इसमें सोसाइटी नहीं बनाना, हेल्थ क्लब नहीं देना, एडवांस मेंटेनेंस देना, मैनेजमेंट करते वक्त कोई एजेंसी को देना, और उसको कई बार देखा जाता है कि 18%, 20%, 25% मैनेजमेंट फी के रूप में पैसे दिए जाते हैं, तो वो सब भी आ जाते हैं। क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी भी जो 2 सब क्लॉज 6 में, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, बिल्डिंग कोलैप्सिंग वगैरह जो भी है वो उसमें आ जाते हैं। क्लॉज नंबर 7 सब क्लॉज नंबर 2 कहता है कि अभी बेनिफिशियरी कौन है वो भी कंज्यूमर में आ जाएगा, यानी कि माइनर जो है, माइनर के नाम पे मैंने फ्लैट लिया है तो वो भी आ जाएगा। क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 9 कहता है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट और सर्विस एज द केस में, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर गाइड अगेंस्ट अनफेयर प्रॉफिट। दिस थिंग, ये इसमें क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड जो है ना, ये द राइट्स टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर हैंडल्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी। अभी क्या होता है, मान लो अमिताभ बच्चन आता है और वो कहता है कि इसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का विदाउट वेरिफिकेशन वो कुछ भी कमिटमेंट करता है, तो यू कैन ड्रैग हिम आल्सो इन कंज्यूमर कोर्ट। और इसकी वजह से अभी जो भी पर्सन प्रोडक्ट को एंडोर्स करने वाले हैं, यू विल सी अ बिग डिफरेंस। उन लोग एकदम लिमिटेड रोल में ही आएंगे और ज्यादा करके उन लोग अवॉइड करेंगे एनीथिंग व्हिच विल बी मिस्चीवियस टू दैट पर्टिकुलर थिंग। The right to be assured wherever possible access to a variety of goods, products और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये भी अपना हक है। अभी कई बार क्या होता है, डेफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है, उन लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग राइटिंग में एक स्टैंडर्ड क्लॉज करके हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं है ऐसा करके लिख डालते हैं, और खास करके आपको देखने को जाएगा कि उन लोग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो उसके लिए उन लोग ने क्या कहा है कि डेलिबरेटली विदहोल्डिंग ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय सच पर्सन्स टू द
कंज्यूमर, ये क्लॉज नंबर 11 में है। और दूसरा वन क्लॉज नंबर 11 सब क्लॉज 1 में, एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेस लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल, आपने एक फ्लाइट की टिकट निकाली, टिकट निकालने के बाद में पहले आपको बोलेगा आधा घंटा फ्लाइट लेट है, बाद में बोलेगा अभी 2 घंटा और लगेगा लेट, बाद में बोलेगा अभी ये फ्लाइट को हमने दूसरे फ्लाइट के साथ में मर्ज कर दी। तो ये सारी एग्जांपल्स है ना, ये इसमें बराबर फिट हो जाएंगे। यानी दे आर विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन। सिर्फ कंज्यूमर की व्याख्या में ऐसा नहीं है कि फ्लाइट की टिकट फ्लाइट मिलना चाहिए, पर वो इन बिटवीन पीरियड में जो इंफॉर्मेशन आपसे विथहोल्ड करते हैं वो भी इसमें आ जाती है, और उसकी वजह से उन लोग को बहुत ही परेशानी होने वाली है। ये चीटर्स है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी रहेगी जो उन लोग दे डोंट प्रोवाइड प्रॉपर दिस थिंग। अभी नया जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तभी जो धंधा करने का रीत थी वो अलग थी। जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वक्त पे ई कॉमर्स तो था ही नहीं, अमेजोन के ये सब कोई एजेंसीज थी नहीं। अभी क्लॉज नंबर 16 में उन लोग ने ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। नॉर्मल ई कॉमर्स वाले क्या बोलते हैं कि हमें कोई निस्बत नहीं, वो प्रोडक्ट बेचने वाला वो है, हम तो सिर्फ सर्विस देते हैं, हमको सर्विस का पैसा मिलता है। बट वो सब अभी चलेगा नहीं। ई कॉमर्स विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर को भी उन लोग ने रिस्पॉन्सिबल का मीन्स ए पर्सन हु प्रोवाइड टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू एनेबल अ प्रोडक्ट सेलर to engage in advertisement or selling goods or services to a consumer includes any online marketplace or online auction sites। कई बार प्रॉपर्टी का ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स होता है, हाउसिंग एजेंसी वेबसाइट में वो प्रोवाइड करती है, तो ये सारे भी उसमें आ जाएंगे। क्लॉज नंबर 18 है एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एन एडवर्टाइजमेंट मीन्स any message, verbal statement, demonstrations or depiction of the name, signature, likeness or other identifiable personal characters of an individual, depiction of the name। यानी जो ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स है, वो अच्छी तरह से इसमें फंस जाते हैं। उसी तरह से हार्म की डेफिनेशन है 22 में, प्रोडक्ट के बारे में, लायबिलिटी डैमेज के बारे में करते हैं। तो वारंटी जो कैंसिल होती है कि वो कंप्लाई नहीं करते हैं, उसकी वजह से इंजरी होती है या ये मेंटल एगोनी होती है, तो दैट अमाउंट्स टू ब्रेच ऑफ वारंटी इन कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल लॉस जो होता है वो सब उसमें लायबिलिटी आ जाती है। और अच्छा इन लोग ने ये फीचर किया है कि मीडिएशन का भी प्रोविजन रखा है। कई बार क्या होता है कि वकील लोग केस खींचना चाहते हैं, मीडिएशन दोनों पार्टी तैयार होती है तो करके उसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन आ सकता है, वो 25 नंबर के क्लॉज में दिया हुआ है। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का उन लोग ने डेफिनेशन अच्छी तरह से किया है। वो खुद का प्रोडक्ट गलत तरह से डिस्क्राइब करते हैं, फॉल्स उन लोग को गारंटी देते हैं, और एक इस तरह की इंप्रेशन करते हैं कि नहीं इसका मतलब इस तरह से होता है। जैसे कि बिल्डर्स लाइन में अपन देखते हैं, एरिया उन लोग मेंशन ही नहीं करते, बोलते ये तो सेलेबल एरिया है। कानून की भाषा में कोई सेलेबल एरिया नहीं है। आपका कोई भी कोर्ट का केस रहेगा तो आपको बोलेगा एरिया लिखा है, यानी हम तो कारपेट एरिया ही समझते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉक्स ऑफ कारपेट एरिया, और उस तरह से ही आपको क्लेम डालना है बिल्डर पे। प्लस उन लोग कई बार मजे की बात देखो, अपन पैसा देते हैं सुपर बिल्टअप पे, एग्रीमेंट में लिखा जाता है कारपेट, और बीएमसी खुद पैसा लेती है बिल्टअप एरिया पे। प्रोडक्ट की लायबिलिटीज जो है वो 33 में डिफाइंड है। उसमें कई बार बिल्डिंग में जो देते हैं प्रोडक्ट मीन्स एनी आर्टिकल ऑफ गुड्स और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट्स which may be gaseous, liquid or solid state and possessing intrinsic value which is capable of delivery easily or as a whole assembled component unit। और प्रोडक्ट लायबिलिटी 34 में। अभी आप फ्लैट देखते हो तो अभी नया नया ट्रेंड्स कैसा है कि ग्लास फैसाड के बिल्डिंग देते हैं। ग्लास फैसाड बाहर से देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, पर जो लोग ये चीज के बारे में जानकारी जानते हैं उनको मालूम है कि ग्लास फैसाड का बिल्डिंग में इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ वर्क, और वो जहाँ तक वो कंप्रेस करना पड़ता है वो फैक्ट्री में किया जाता है। अभी पैसे बचाने के लिए बिल्डर लोग क्या है साइड पे आके कर देते हैं। आपकी ग्लास फैसाड बिल्डिंग है, मान लो 30वां माले पे आपका ग्लास लगाया है, तो 30वां माले पे जो ग्लास लगाया है उसको कांस्टेंट हवा उतनी आ रही है कि छोटा सा भी 0.001 मिलीमीटर का भी डिफरेंस के कुछ आ जाता है तो उसमें वो ऊपर से 25-30वें माले से वो ग्लास नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। और अभी भी मेरे को ऐसा बताया गया है कि आईसीसी बिल्डिंग में ऊपर के माले से ग्लास फैसाड नीचे गिरा है।
अभी मोस्टली गिरा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर मान लो आप नीचे चल रहे हैं और ऊपर से कुछ इतने फ्लोर से कुछ नीचे गिरते हैं और भगवान ना करे आप नीचे है, तो आपकी क्या पोजीशन, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अभी ये सब चीज भी जो है वो अच्छी तरह से आ जाएगी उसमें। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में प्रोडक्ट के बारे में, असेंबलिंग पार्ट, डिजाइन, फैब्रिकेशन, प्रोडक्ट, ये सब उसमें डेफिनेशन में आ जाएंगे। सेक्शन 42 भी दिया गया है। सर्विस को का क्या कहा जाता है, उसमें सारी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजिंग, ये सारी सर्विसेज को उन लोग ने कवर कर लिया है। अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को 46 सेक्शन में दिया गया है। बिल्डर कोई भी तरह से गलत बात लिखता है या गलत बात करता है, या फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। बाद में अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सेक्शन 3 में उन लोग ने एडवाइजरी काउंसिल रखा है। एडवाइजरी काउंसिल से क्या होता है, सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल है, देयर रोल इज इन द नेचर ऑफ एडवाइस देने का, यानी अपनी भाषा में कहे तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, खाली जो है वो बैठे है गवर्नर के माफिक, उसको बहुत पावर है, दे कैन रेकमेंड। दूसरा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बनाया गया और उसके पास बहुत पावर्स है। right of relating to violation of rights of consumer, unfair trade practice, false misleading advertisements, public interest में कुछ करना। भी मान लो किसी बिल्डर ने एक गलत एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, बिल्डर को इन दैट प्रोसेस ओनली दे कैन स्टॉप, उनको उसी वक्त रोक सकते हैं और उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। और ये सब जो चीज है, सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चाहे तभी कोई प्रोफेशनल्स को उसको भी अपॉइंट कर सकती है जिसको पास स्पेशल नॉलेज की जरूरत है। कंप्लेंट जो है वो कंप्लेनेंट जो है 17 नंबर के क्लॉज के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस उसके पास होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग अथॉरिटी के पास बहुत ही पावर्स है। वो समझो माल बेचा है तो माल वापस मंगवा भी सकते हैं, उसका प्राइस का रिम्बर्समेंट भी दे सकते हैं, और जो भी गलत है उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। इसका बहुत ही बड़ा पावर है। और अभी आप देखोगे कि जो जिस तरह से धंधा कर रहे थे, तो अब तक उतना उन लोग फेयर नहीं करते थे, पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जब भी आएगा तभी अच्छे अच्छे लोग की बैंड बच जाएगी। अभी आपने शायद देखा रहेगा, फेयर एंड लवली कंपनी था, तो उन लोग ने बोला है कि हम लोग नाम निकाल डालते, फेयर उसमें से निकालते देंगे। हो सकता है ये इसकी वजह से भी हो गए, बिकॉज दे कैन सी द राइटिंग बियॉन्ड द वॉल व्हिच इज कमिंग। इसलिए जो मस्ती के एरियाज है वो सब अभी एकदम अलग ही वे में जाने वाले, इंटरनेशनल लेवल्स पे हो जाएगा। और कंज्यूमर को जो पावर है वो कई बार तो आप सोच नहीं सकते उतने बड़े पावर रहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी को एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उन लोगों को रोकने का भी अधिकार है, और जो है उसको पेनल्टी जो है 10 लाख रुपए तक के मैन्युफैक्चरर को पेनल्टी भी दे सकते हैं। और दूसरी बार समझो वो बिल्डर गलती करता है तो उसको 50 लाख की फाइन करने का भी उसके पास पावर है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने वाले बहुत डरेंगे, क्योंकि 10 लाख 50 लाख की कोई छोटी अमाउंट नहीं है, प्लस दे कैन स्टॉप इट ऑल्सो। और मजे की बात क्या है, ये पर्सन किसी को भी एग्रीड होता है तो सेक्शन 20 और 21 में नेशनल अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन उसके लिए। सेंट्रल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन करके भी बनाया है अलग डिस्ट्रिक्ट में। अभी कंज्यूमर में किस तरह से है कि अगर आपका जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन 1 करोड़ तक का है, तो कंज्यूमर फोरम जो था उसके पास पावर है। 1 करोड़ से 10 करोड़ का लिमिट अभी आने वाला है, वो स्टेट कमीशन जो अभी है उसको दिया जाएगा। 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन के पास जाने वाली है। और ज्यूरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मैं समझो घर पे रहता हूँ या मेरी ऑफिस है, तो मैं उधर दो में से कोई भी जगह से कर सकता हूँ। इसलिए इन शॉर्ट दे ट्राई टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कन्वीनियंस दैट विल बी फॉर द कंज्यूमर। एंड बिल्डर लोग किसको ज्यादा डरते हैं, पैसे की बात आते हैं ना, तो उसको उतनी परवाह नहीं होती कि कैसे भी अपन मैनेज कर लेते हैं। अभी रेरा में भी है, तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डर्स डिफॉल्ट करते हैं। मेरी राय में रेरा इज एन एक्सीलेंट एक्ट, एकदम बढ़िया एक्ट है। उसमें एक ही चीज की खाली कमी है, और वो कमी ये है कि उसमें क्रिमिनल का पावर उसको लेना चाहिए। कि मान लो आज एक बिल्डर ने कुछ गलती की
तो स्ट्रेट में वो बिल्डर को लॉकअप में डालने का पावर जो है वो बिल्डर के पास रहना चाहिए। उसमें बाद में मानवता नहीं रखनी चाहिए कि ये बेचारा एक फ्लैट परचेजर की वजह से मेरे दूसरे 50 फ्लैट परचेजर्स क्यों सफर करे। एक भी फ्लैट परचेजर है क्या उसने पैसा नहीं दिया है, एज अ फ्लैट परचेजर व्हाट डू आई केयर कि जब बिल्डर ने मेरे साथ चीटिंग किया है तो उस पर जरा सा भी मैं उसको छोड़ू क्यों? जब मेरी जिंदगी वो बर्बाद कर रहा है, मेरे को रास्ते पे ला रहा है, तो मैं उसका क्यों परवाह करूं? और यही चीज की वजह से बार बार लोग कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के पास जो पावर है वो अच्छे से अच्छे बिल्डर को जेल में डालने का पावर है। वो कुछ भी उसका बाहर का उसकी कोई परवाह नहीं है। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब भी हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं 27 की एप्लीकेशन डालते हैं तो अच्छा अच्छा बिल्डर है हम वो करवा के देते हैं। सो ये जो प्रोविजन जो है ये सेक्शन 27 का जूनियर एक्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और ये मेरी रमेश जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो कंज्यूमर ये रेरा में गौतम चैटर्जी से और नेशनल लेवल मिनिस्टर से यही चीज को फोकस करे कि ये बिल्डर पे क्रिमिनल एक्शन होना ही चाहिए रेरा में। और एक बार रेरा में हो जाएगा तो बाद में रेरा को कोई ताकत नहीं है कोई उसको अटकेंगे। अगर आपने देखे रहेंगे ऑर्डर्स फोरम का ये रेरा के ऑथोरिटीज के बाय एंड लार्ज इट हैज बीन सीन दैट टाइम एंड अगेन द ऑर्डर्स आर टिल्टेड इन फेवर ऑफ बिल्डर। पर मजा क्या आती है कि एक बार वो बिल्डर की फेवर में ऑर्डर दे भी देवे तो पार्टी अपील में जाती है, और जब अपील में जाती है तो उन लोग उसको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रिवर्स कर डालते हैं, जैसे कि आईसीसी का ऑर्डर का केस में हुआ था और ढेर सारे ऑर्डर्स हुए हैं। इसलिए as once an order comes from the appellate authority it becomes a landmark thing। also slowly रेरा के जो है लूपहोल्स प्लग हो रहे हैं। बट the real fun of RERA, respect for RERA is not there today because वो एक ऑर्डर दे देता है, वो इज अ पेपर टाइगर। वो ऑर्डर आज आके ढेर सारे ऑर्डर है जो पास हो चुके हैं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग जीरो। और वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों बिग जीरो है कि यहाँ से तुम जाओ कलेक्टर के पास, कलेक्टर भेजेगा तहसीलदार के पास, तहसीलदार के बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, कलेक्टर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, और उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं और अल्टीमेटली पब्लिक है गॉट शॉर्ट मेमोरी। बट अगर आज मैंने रेरा में ऑर्डर पास किया और कल से मेरे पे क्रिमिनल एक्शन लग जाए तो मैं ऑटोमेटिकली उसका कुछ भी रास्ता निकालूंगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर द कंज्यूमर एक्ट इज अ विदर। अच्छे बिल्डर्स को उन लोग बोलते हैं, यू कैन सी इन द कोर्ट हियरिंग ऑल्सो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन 27 के थोड़े हियरिंग आप अटेंड करो। अच्छा बिल्डर गाइड बन के उधर आते हैं कि वो उसका कुछ चलता ही नहीं है उधर, मैं ऐसा बोलूं तो भी चले, बिकॉज दे नो इट, दे आर जस्ट गोइंग टू पुट देम बिहाइंड बार्स। और कोई जज तो इतने स्ट्रिक्ट है कि वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम के तक ये तो सॉल्व करके ला, अदरवाइज वी आर सेंडिंग यू, वी विल बी सेंडिंग यू स्टेट वे फॉर इम्प्रिजनमेंट। दिस इज द फन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं। दैट इज व्हाट माय सबमिशन है। सेकेंड जो है ना, बेस्ट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कि आपको इंटरिम में इंटरिम बेनिफिट्स मिल जाते हैं और एकदम जो है वो तुरंत ही हो जाते हैं। इंटरिम रिलीफ जो है ना क्लॉज नंबर 38B में आ जाती है, 38(2)B में आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या था, रिव्यू जो है वो हायर कोर्ट में जाना पड़ता था, अभी वही पावर जो है लोअर कोर्ट को भी दिया गया है। अभी पहले मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन देने का था, अपील करना तो 25,000 था, अभी 50% ऑफ द पैसा जो है उनको भरना पड़ता है। कंज्यूमर फोरम की मैंने लिमिट आपको बता दी। वो ऑर्डर्स को जो अपील करना है अंडर सेक्शन 58 30 दिन के अंदर करना है। सेक्शन जो 25-27 के पावर थे अभी सेक्शन 71 में दिए, बट ये क्रिमिनल का पावर है, इट्स अ मास्टरपीस। और उसमें जो है वो एकदम अच्छी तरह से जो है, और उसकी वजह से अच्छे बिल्डर्स को जो मैंने बताया वो उन लोग आ जाते हैं। और कोई जो ऑर्डर नहीं मानता है ये सेंट्रल अथॉरिटी ने किया हुआ तो उसको 6 महीने तक की जेल की सजा और 20 लाख की फाइन का भी प्रोविजन है। तो ये खास करके मिसलीडिंग एड्स वाले हैं, उन लोग उससे बहुत डरेंगे, ये मेरा मानना है। आपको एक बात का और ख्याल रखना है दैट दिस रेमेडी इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रेमेडी। तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं बनाए तो एक जन को रेरा में बेचने का, एक जन को कंज्यूमर में बेचने का, एक जन को हाईकोर्ट में बेच देने का।
तीनों बाजू से तीनों कोर्ट उसकी बैंड बजाएगी, क्योंकि बिल्डिंग बांधेंगे तो 5वां माला के बाद में 10वां माला तो बांध नहीं सकते, दे हैव टू गो इन टोटल कंस्ट्रक्शन। तो ये अपने को 100 नंबर का क्लॉज में इट इज एन एडिशनल रेमेडी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने आपको ब्रीफ प्रोविजन दिए। नाउ आई विल टेक यू टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट विल गो फास्ट। ये जैसे मैंने बताया, ये प्रिएम्बल इसका कहता है, अभी ये जो है 9 अगस्त का ये आया हुआ है, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम टू कम। इसके बेनिफिट्स मैंने जैसे बताया, प्रोडक्ट लायबिलिटी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल है, और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जो अनफेयर से गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे वो नहीं चलेंगे। नए फीचर्स में अभी ई कॉमर्स है, रेगुलेटर जो है वो उन लोग के पीछे बराबर तरह से लगेंगे, और जो नए टेलीकॉम, हाउसिंग जो है ये सबको पकड़ेंगे। अनफेयर के जो है कई तरह के, वो मैंने बताया आपको, फेलियर टू इश्यू बिल रिसिप्ट, कैसे कोई भी चीज में उन लोग ने अनफेयर किया है तो आ गया फंस जाए, इसके जैसे बात है कि उन लोगों का कुछ चलेगा ही नहीं। वो जो नए फीचर्स जो है ना, सिलेक्शन कमिटी वो जो सब उसने देखा, ये लिमिट का जुरिस्डिक्शन का मैंने बताया, ये अभी नाउ विल फोकस ऑन द अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज दैट इज देयर। अक्का एग्रीमेंट को भी कर सकते हैं और पार्ट को भी कर सकते हैं। डिपॉजिट फॉरफीचर्स जो है उसको, सेल का भी है ना, विद इन 15 डेज, और रिफंड पॉलिसीज जो है, डिडक्शन सेलर को जो गलत बात होगा तो पैसा वापस दे देने का, वो सब दिया गया है। हर एक चीज का उन लोग को क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड वो क्लेम में है वो सब लोग को बराबर की तरह से लेकर जाएगा। एस्टेट एजेंट कुछ भी बोलेगा तो वो भी फंस जाएगा उसमें। एग्रीमेंट भी जो है वो प्रोविजंस के लॉ के है, वो सब कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके सामने भी एक्शन हो जाएगा। वो कोई भी इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो एवरीथिंग हैज टू बी, वो जो भी है क्लॉसेस हैज टू बी सिंपल एंड शुड बी जो है सिंपल वे इट हैज टू कम। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ब्राउचर जो है वो सब भी करेंगे तो वो भी उसमें फंस जाएंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको प्रेजेंटेशन जो दिया है